वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि जो अभी आपके पास पैसे है ना, जो अभी आपके पास मनी है, उसकी वर्थ यानी उसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू है अभी। ठीक है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट वैल्यू यानी अभी की वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू यानी फ्यूचर में जो होगी। जैसे 100 रुपये आपके पास मान लो, तो अभी उसकी जो वैल्यू है फ्यूचर में उस रुपए की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। जैसे अभी आप 100 रुपये का जितना सामान खरीदते हो, फ्यूचर में तो उतना खरीदा ही नहीं जा सकता। तो अगर हम इसको अभी इन्वेस्ट कर दें कहीं पे, तो हमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलके मान लो ये इतने रुपए होंगे, तो तो भी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ही ज़्यादा रहेगी हमारी फ्यूचर वैल्यू से। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे पहले 1 रुपए की 4 टॉफ़ीज़ आ जाती थी, है ना, और अब तो एक ही आती है। यानी ये उस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू थी और ये उस टाइम की फ्यूचर वैल्यू थी। और इसी को अगर कहीं इन्वेस्ट कर देते तो एक के मान लो 2 रुपये हो जाते, तो भी प्रेजेंट वैल्यू ही ज़्यादा रहती है। यानी प्रेजेंट वैल्यू हमेशा मोर देन रहती है फ्यूचर वैल्यू से। और यही चीज़ हमें कौन बताता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताती है। और इसका ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आप फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखिए। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r⁴ प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट में जो है 1 + r यानी r मतलब कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना आपको उस पर परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा, वो चीज़ इन्वेस्ट करोगे तो आप, है ना। और n मतलब कि कितने टाइम के लिए आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़। तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसी फॉर्मूले से हम नया फॉर्मूला बनाए, क्योंकि पहले ये फॉर्मूला बना है उसके बाद ये बना है, कि फ्यूचर वैल्यू से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू बनाए तो कैसे बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी है रकम ये वाली, इसी को नीचे हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर आपने इस फॉर्मूले को अगर बहुत ध्यान से देखा होगा ना, तो आपने मैथ्स में जब आप 6, 7, 8 है ना, मतलब कि पढ़े थे, उस टाइम आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। और वो फॉर्मूला था, आप अमाउंट निकालते थे। अमाउंट जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला यूज़ होता था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपॉन में टाइम, है ना। तो ये उसके जैसा नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल यानी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है 1 + r यानी परसेंटेज, तो यहाँ पे भी बटे में 100 हो जाएगा। और ऊपर n टाइम को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे t टाइम को डिनोट कर रहा है। फॉर्मूला सेम सेम सही है अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, चलो ठीक है भाई। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू, आर मतलब कितना इंटरेस्ट, कितनी रिटर्न आपको रेट मिलने वाली है, और या फिर उसको डिस्काउंट रेट भी बोल देते हैं। और एन यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करने वाले हो। अब जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसकी नीड क्यों होती है हमें? क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बताएगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सके। फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इन्वेस्टमेंट है, इन्हीं को चूज़ करने में आपकी हेल्प कर रहा है। बेटर प्लानिंग अबाउट कैश कलेक्शंस, जो भी आपके पास कैश है उसको बेटर रूप से प्लानिंग करने में भी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प करता है। तो इसमें हम किस किस तरह के डिसीजन लेते हैं? जैसे वही बात आ गई कि आपके पास 100 रुपये है, आप उसको कंज्यूम करोगे, मतलब कि कुछ भी चीज़ वगैरह खा गए आप उसकी, अब तो बचे ही नहीं रुपए। या फिर आप सेविंग करोगे, फ्यूचर में भाई वो सेविंग काम आ जाएगी। या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, तो फिर तो भाई वो सेविंग्स बढ़ जाएंगी ना, 100 से 110 हो जाएगा, और 1000 से हो सकता है 1100 हो जाए। तो दैट मीन्स कि आपके पास ऑप्शन है कि आपको डिसीजन लेना है कि आप उस रुपीज़ को कंजप्शन करोगे या सेव करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। कौन सा आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक इन्वेस्टमेंट बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। वैसे तो पैसा डूब भी सकता है बट रिस्क लेना पड़ेगा, वो चीज़ है। ओके, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो अगर हमें पीवी या एफवी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1000 रुपीज़, रेट है 5%, टाइम आपका दे रखा है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए आप 1000 को 5% पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने 1000 रुपीज़ को 2 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो फ्यूचर में उसकी कितनी वैल्यू होगी? फॉर्मूला लिखा, देन फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और ऊपर लगा दिया हमने टाइम 5% यानी 5/100।
10,000 का 10,000, 1+5/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 105/100 आ जाएगा। 2 लिखा हुआ है तो 2 बार इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर 3 होता तो यहाँ पे एक और आ जाता तीसरी बार, ठीक है। मतलब जितने ईयर्स के लिए होगा उतनी बार हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगी हमारी फ्यूचर वैल्यू इतनी। यानी इसको अगर आपने यहाँ पे 10,000 आएगा। 10,000 को जब आपने इन्वेस्ट किया ना तो इतना अमाउंट आपका फ्यूचर में बन गया, यानी हो गया आपका प्रॉफिट, फ़ायदा हो गया ना, ठीक है। और अगर मान लो यही क्वेश्चन हम ले और यहीं से हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू आपकी ये होगी, रेट ये हो गया, एन ये हो गया, बस फॉर्मूले में पुट करना है और पी वी निकालनी है। देखो मैंने सॉल्व कर रखा है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी आपकी फर्म या फिर कोई भी कंपनी है उसको फाइनेंस चाहिए होती है तो वो इन सोर्सेज का इस्तेमाल करती है, या तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर देगी या प्रेफरेंस में या डिबेंचर में। तो जब वो इनमें इन्वेस्ट करती है तो उसमें जो कॉस्ट लगती है दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन अब उन्होंने इन्वेस्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट पे उसको क्या मिलती है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न वो अर्न करती है। लेकिन ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अगर बिफोर जनरेटिंग वैल्यू है तभी हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। और इससे क्या मेंटेन होता है, आपकी मार्केट वैल्यू, और ये फंड्स को भी अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये तो था इसका सिंपल सा मीनिंग, लेकिन इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे मान लो ये है ए, ये एक बैंक है, और ये है बी। ए के पास 10,000 रुपीज़ है, तो बी, ये जो बैंक है ये बोलता है कि अगर आप हमारे यहाँ 10,000 डिपॉजिट करोगे ना, हम 10% इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे उसके ऊपर। बी इसका कोई है जानकार वगैरह, है ना। तो बी बोलता है कि भाई मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है और आप मेरे को 10,000 रुपये दे दो, मैं आपको इस पर 10% इंटरेस्ट दे दूंगा। अब ए को सोचना पड़ेगा। अब ए कहेगा कि अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कराता हूँ तो सेफ़ रहेंगे मेरे पैसे, है ना, डूबने का कोई चांस ही नहीं। और अगर इसको करता हूँ तो भाई हो सकता है डूब जाए, क्योंकि दोनों से मेरे को 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे को ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, बैंक वाला ऑप्शन। लेकिन फिर बी बोल रहा है चलो ठीक है, अब ये भाई मेरे को देगा नहीं, बैंक भी इसको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो बी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी और बोला कि भाई मैं अब आपको 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, प्लीज़ मेरे को ये 10,000 रुपीज़ दे दो, मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो अब ए ने सोचा कि भाई यहाँ पे तो मुझे 3% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ठीक है अब मैं बी को ही दे देता हूँ। तो ये जो 10% अमाउंट दोनों जगह सेम थी, ये तो आपकी होगी रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। और ये जो 3% एक्स्ट्रा है ना, ये है आपका रिस्क प्रीमियम। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी आर एफ और आर पी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम के, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो रिस्क प्रीमियम को आर पी, रिस्क फ्री रिटर्न को आर एफ और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के से शो किया जाता है। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट आपका है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। दैट मीन्स कि आपकी कंपनी या फर्म जो पेमेंट कर रही है, सैलरीज की पेमेंट, रेंट की पेमेंट, वेजेस की पेमेंट, तो पॉकेट से बाहर जा रहे हैं पैसे, इसीलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आपने कोई फैक्ट्री ली, कोई ज़मीन ली, उसमें पैसा तो लगा है, लेकिन उस पैसे का फिर हम यूटिलाइजेशन भी तो कर लेंगे ना, उस ज़मीन को यूज़ में लाके, है ना। तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर होती है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करता है, अलग अलग जो कैपिटल के सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से क्या क्या हमें रिटर्न मिलेगी, वो जो उनका जो वेटेज होता है, दैट इज़ वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी आपकी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर आपने कोई नई कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो मार्जिनल का मतलब ही है एडिशनल, अगर आपने कुछ करा है तो उस पर जो आपकी कॉस्ट आई है, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट एंड ओवरऑल। स्पेसिफिक मतलब कि आपने किसी, बहुत सारे सोर्स है ना आपके पास, तो इक्विटी है, डेट है, प्रेफरेंस शेयर है, रिटेन अर्निंग है, तो आपने स्पेसिफिक किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट किया। जैसे सिर्फ आपने इक्विटी की कॉस्ट निकालनी है, तो किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ की अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट। जैसे सिर्फ इक्विटी की निकालना, या सिर्फ डिबेंचर की निकालना, या सिर्फ प्रेफरेंस की कॉस्ट निकालना, या फिर सिर्फ रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकालना। फिर ओवरऑल, स्पेसिफिक के बाद ओवरऑल कौन सी होती है कि सारी जितनी भी कॉस्ट है उनका टोटल, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ टोटल ही नहीं होगा, ओवरऑल कॉस्ट को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो यानी इन सब का टोटल या फिर इन सब का वेटेड एवरेज जो होगा वो हमारा होगा वेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा वो ये है भाई, अलग अलग जो कोस्ट है उनको कैसे हम कंप्यूटेशन उनका करेंगे। और इनका फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होगे तो फिर अगर कोई भी वैल्यू दे रखी होगी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। डेट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इरिडीमेबल, रिडीमेबल। वैसे भी और भी होते हैं बट फॉर्मूले इन दो के ही होते हैं जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो इरिडीमेबल जिनको कि आपने डेट ले लिया और आप लाइफ टाइम जो है पैसे भरते रहते हो, है ना, मतलब कि कोई एक टाइम पीरियड नहीं होता। रिडीमेबल जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में रिडीम हो जाएंगे और उसी के अंदर अंदर हमने उनका पैसा चुकाना होता है और इसमें लाइफ टाइम आप चुका सकते हो। सो इरिडीमेबल डेट में अगर हम बिफोर टैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूले तो भैया आपको याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूला याद कराने का कोई टेक्निक कोई तरीका नहीं है। तो बिफोर टैक्स अगर इरिडीमेबल डेब्ट पे आप निकाल रहे हो कॉस्ट ऑफ डेट की वैल्यू, तो क्या आएगी, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। और रिडीमेबल डेब्ट पे अगर आप बिफोर टैक्स वैल्यू निकाल रहे हो तो कैसे आएगी, इंटरेस्ट प्लस एम वी माइनस एन पी। एन पी यानी नेट प्रोसीड और एम वी मतलब मेच्योरिटी डेट, रिडीम्ड होने की मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी पीरियड कितना है, अपॉन में एन। जो स्मॉल एन हमारा है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे मैच्योरिटी डेट और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, टोटल कितने ईयर्स है। जैसे यहाँ पे मैच्योरिटी डेट आ जाएगी कितनी, और यहाँ पे जैसे मान लो 2 ईयर्स है तो वो हो गया। और डिवाइड में फिर इस पूरा जो सॉल्व किया इसको डिवाइड कर देंगे एम वी प्लस एन पी बाई 2 से। आफ्टर टैक्स निकालना हो फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट अपॉन एन पी मल्टीप्लाई 100, बस 1 माइनस टैक्स हो जाएगा यहाँ पे बीच में। और इसी तरह से अगर हमने रिडीमेबल डेब्ट का निकालना हो तो फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट एम वी माइनस एन पी अपॉन एन, एम वी प्लस एन पी बाई 2, बस इंटरेस्ट में से 1 माइनस टैक्स जो है उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये इनकी फुल फॉर्म है के डी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, एम वी मतलब मैच्योरिटी डेट, एन पी मतलब नेट प्रोसीड, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। सो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, देखो कॉस्ट ऑफ डेट की ना मैंने डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने पहले आपको पढ़ानी थी बट अब पढ़ा रही हूँ। चलो देखो, कॉस्ट ऑफ डेट को हम के डी से डिफाइन करते हैं, मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वो टोटल अमाउंट जो कि कंपनी किसी भी लाइबिलिटी पे अर्न करेगी, जैसे कि बॉन्ड्स पे, डिबेंचर्स पे, रिडीमेबल डेट पे, इरिडीमेबल डेट पे, तो वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट होगी। डेट जो है वो अलग अलग तरह से इशू किए जा सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, ये तो आपको पढ़ा ही है, आपने ये पढ़ रखा होगा पहले भी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम के पी से डिनोट करेंगे, यानी कि ऐसा अमाउंट या रेट ऑफ रिटर्न, वो रिटर्न जो कि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उनको पेएबल होती है डिविडेंड की फॉर्म में। ये आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनको मिल रहा है डिविडेंड, तो डिविडेंड की फॉर्म में इनको जो अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट होती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे 2 टाइप्स के आएंगे फॉर्मूले, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। सो इरिडीमेबल का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन एन पी मल्टीप्लाई 100, जितना उनको डिविडेंड मिलेगा किसके ऊपर मिलेगा, नेट प्रोसीड के ऊपर मिलेगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और रिडीमेबल में डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी जो आपकी डेट है माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड में मैच्योरिटी डेट प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। ये माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है। और आफ्टर टैक्स अगर हम निकालें तो डिविडेंड अपॉन एन पी इंटू 100 तो है ही, बस बीच में 1 प्लस सी डी टी आ गया। यहाँ पे सी डी टी है, वहाँ पे ओनली टी था। सी डी टी मतलब कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। और फिर रिडीमेबल भी बाकी फॉर्मूला तो सेम टू सेम ही है। देखो डिविडेंड एम वी माइनस एन पी एन, एम वी प्लस एन पी बाई 2, बस यहाँ पे डिविडेंड के पास 1 प्लस सी डी टी आ गया। देखो मैंने फॉर्मूला की फुल फॉर्म भी लिख रखी है, के पी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एम वी यानी मैच्योरिटी डेट, एन पी नेट प्रोसीड, डी डिविडेंड और सी डी टी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रेट ऑफ रिटर्न मिलती है डिविडेंड की फॉर्म में, वो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है अर्निंग यील्ड मेथड, जिसको हम अर्निंग प्राइस मेथड अप्रोच भी बोलते हैं। अर्निंग प्राइस मेथड भी बोल सकते हैं, अर्निंग प्राइस अप्रोच भी बोल सकते हैं, अर्निंग यील्ड मेथड भी बोल सकते हैं, सारी चीज़ें सेम है। ये मेथड क्या बताता है, रिलेशन बताता है अर्निंग पर शेयर और करंट मार्केट प्राइस के बीच में, कि कोई भी आपका शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस कितना है और पर शेयर कितनी अर्निंग आप करते हो, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन बताता है उसको, वो कौन सा मेथड है हमारा, अर्निंग प्राइस मेथड। और ये हम निकालते कैसे हैं, एक सेकेंड। ओके, तो सॉरी फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ D1 नहीं आना था, ये तो डिविडेंड वाले में आता है। तो फॉर्मूला जो है वो है EPS अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। EPS यानी अर्निंग पर शेयर, P0 यानी करंट मार्केट प्राइस जो आपका है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, EPS अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, ये आपका अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला है। सो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस ही आ सकते हैं या फॉर्मूला आ सकता है, और तो कुछ चांस है नहीं। अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग मेथड, इसमें प्लस ग्रोथ आ गया यानी प्लस G आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। यानी रेट ऑफ ग्रोथ कितनी होगी, ठीक है, जितनी हम अर्निंग कर रहे हैं उस पर रेट ऑफ ग्रोथ कितनी होगी वो बताता है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग मेथड। KE से हम इसको डिनोट करेंगे, किसको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स को। फिर EPS अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 तो है ही, बस प्लस ग्रोथ और करना है और कुछ नहीं करना, सेम टू सेम फॉर्मूला है। डिविडेंड यील्ड मेथड, इसका फॉर्मूला है D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, भाई कितना हमें डिविडेंड मिल सकता है शेयर पे, क्योंकि इक्विटी वालों को तो कई कई बार ऐसा भी होता है ना, बेचारों को नहीं मिलता, प्रेफरेंस वालों को ही पहली प्रेफरेंस होती है। तो ठीक है, कितनी एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिल सकता है, फिर P0 वही आपका करंट मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, इसमें भी फॉर्मूला वही है, सेम टू सेम, बस प्लस ग्रोथ आ गया तो प्लस G हो जाएगा। ग्रोथ रेट आपको दे रखी होगी, उसको आप प्लस कर देना, देन क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका मेथड है वो है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है आपका। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा कॉफिशिएंट जो आपका है RM माइनस RF यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, और बीटा जो आपका कॉफिशिएंट है उसका मतलब है मार्केट रिस्क, यानी जो कि सिस्टमेटिक रिस्क होगा, ठीक है। और जो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट है, ये निकालने का फॉर्मूला ये है टोटल रिटर्न अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। ये आपके किस चीज़ के बीच के रिलेशन को बताता है, जो आपका CAPM है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न और सिस्टमैटिक रिस्क के बीच के रिलेशन को बताता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि विच मॉडल ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क, कि इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताने वाला कौन सा मेथड है। तो या तो ऑप्शन में आ जाए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ वगैरह वगैरह, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे टिक कर दोगे, या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है और साथ में ऑप्शंस दे रखे हैं कि भाई इन दोनों के बीच रिलेशन बताने वाला कौन सा मेथड है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया, मतलब कि बाकी मेथड दे दिए, CAPM और आपका डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड, तो आप CAPM पे क्लिक करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बट अभी छोटा सा टॉपिक और रहता है। सो दिस इज लास्ट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग आपको पता होगा क्या होगा, कि आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा तो आप अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हो, और कुछ हिस्सा आप सेविंग के रूप में कंपनी के पास जमा कर लेते हो, डिपॉजिट कर लेते हो, दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो फंड्स होते हैं, रिटेन अर्निंग जो आपकी कैपिटल होती है, इसको हम, ये भी मैंने गड़बड़ मचा दी है, KR से डिनोट करते हैं, KE नहीं आएगा, ठीक है। तो KR से इसको डिनोट करेंगे, और ये जो क्या जनरेट करता है इंटरनली, मतलब कि अंदर से ही फर्म ये पैसे जनरेट करती है, ठीक है। इसका तो जस्ट मीनिंग ही काफ़ी है, और ये वही किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।